तो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक और आज हमें करना है अपने क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 विच इज़ थिंकर्स, बिलीफ्स एंड आइडिया एंड बिल्डिंग्स। ओके, और इसमें भी हम टाइम पीरियड देखने वाले हैं फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। ओके, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अबाउट वन सेकेंड, अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। ठीक है, तो था क्या कि हमें मालूम है कि इंडिया जबकि ये हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ इंडिया में, तो इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। ओके, सो 19th सेंचुरी में वन सेकेंड, कुछ यूरोपियंस ट्राई करते हैं कि स्तूपा, मतलब उनको एक स्तूपा मिलता है, तो उस मतलब ये जो सांची वाला हो गया, ट्राई करते हैं कि इसका जो एक गेटवे था, उस गेटवे को लेके जाएंगे ये लोग कहाँ, वन सेकेंड, इंग्लैंड, और म्यूजियम में फिर अपने घर के सामने बहुत बार से जाके रखा करते थे वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ओके, बट फिर हुआ क्या कि वहाँ की जो कह सकते हो, वन सेकेंड, हाँ, वहाँ की जो रूलर थी, एक शाह जहाँ बेगम एंड इनके बाद जो आती हैं सुल्तान जहाँ बेगम, तो इन दोनों ने ब्रिटिशर्स को परस्यू किया और इनको मना लिया कि वो लोग प्लास्टर कॉपीज़ लेकर चले जाएं, मतलब उनकी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाएं, उनकी डिज़ाइंस, डिटेलिंग, हर चीज़ को, उसको लेके चले जाए कहाँ पे, लंदन, या फिर जहाँ उनको लोग जिस म्यूज़ियम में ले आके रखना है। ठीक है, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था इन प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा। ओके, तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा में। अब इसके बाद क्या होता है ना कि ये सांची स्तूपा अंडर में आ जाता है ASI के, है ना, और ASI फिर इसको प्रिजर्व करती है प्रॉपरली, इनको फंडिंग देती हैं सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, और इन्हीं के मतलब कह सकते हो इस एफर्ट्स के लिए क्या था कि जॉन मार्शल कुछ बुक्स या फिर वॉल्यूम्स पब्लिश करते हैं ऑफ सांची स्तूपा, है ना, जिनको इनके नाम पे फिर रखा जाता है ना, इनको डेडिकेट कर देते हैं। ओके ना, अब थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरीज और डिबेट्स देखते, मतलब एक तरह से आइडिया था कि सांची स्तूपा क्या था। अब सांची स्तूपा हमें मालूम है कि ये बनाए जाते थे बुद्धिज़्म में, तो बुद्धिज़्म के बारे में हमें देखना है कि इसका मतलब बैक स्टोरी क्या थी, इसके डेवलपमेंट की। ओके, तो थोड़ा देख लेते हैं। So the background में we have to look at the sacrifices and debates। ठीक है, so थोड़ा हम अगर देखें तो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE का जो टाइम पीरियड था, मतलब कह सकते हो फ्रॉम अप्रॉक्स 600 या फिर 500 BCE वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत एक तरह से शार्प टर्न लेती है ना, मतलब इंडिया बस नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का। कैसे, इस टाइम में बहुत सारे थिंकर्स हुए। ठीक है, इस टाइम पे हमें मालूम है कि सबसे पहले तो क्या हुआ था, हम पहले देख के आए हैं कि न्यू सिटीज़ एंड किंगडम्स भी बन रहे थे। ओके, तो इनके बारे में तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, क्या था महाजनपद, देन मौर्याज आते हैं, देन उनके बाद शुंग कनवाज आते हैं, है ना, उसके बाद फिर बाहर से इंडो वेस्टर्न रूलर शाकाज,
और कुशांस, देन गुप्ता पीरियड, ये सब हमने देख चुके हैं. सो अब हमें देखना है अबाउट द थिंकर्स. तो थिंकर्स कौन कौन से हैं? तो क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखते हैं. लाइक एक हो गए अपने ज़राथुस्त्रा, देन कॉन्गजी, देन सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, एंड देन महावीर एंड गौतम बुद्ध. ठीक है, तो ज़राथुस्त्रा थे ईरान के, कॉन्गजी थे चाइना के, ये सब थे ग्रीस के, एंड ये दोनों इम्पॉर्टेंट थिंकर्स उस टाइम पीरियड में थे इन इंडिया. ठीक है, सो अब अभी तो हमने बस देख लिया कि उस टाइम मतलब मिड फर्स्ट मिलेनियम सी में क्या हाल था, क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जो टाइम पीरियड है. अब हमें देखना है अबाउट द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन. ओके, सो द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन तो था क्या कि हमें मालूम है कि 1500 से 1000 BCE तक ऋग्वैदिक काल चलता है, एंड इसके बाद चलता है लेटर वैदिक. इस टाइम में था क्या कि ब्राह्मणास धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ाने लगे थे और बहुत से नए नए रिचुअल्स आ गए थे. लाइक जो बलि देने वाला कंसेप्ट तुम सबको मालूम होगा, बहुत जगह पे जैसे अपने कुल देवता को बलि देना अभी बहुत जगह होता है, कलकत्ता वगैरह में. ठीक है, तो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस आ गए थे रिचुअल्स एंड ऑल के, उसमें कि कुछ सेक्रीफाइस करो गॉड को तो गॉड तुमको बदले में तुम्हारी जो मांगी हुई चीज़ है वो तुमको देगा. ठीक है, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन आ गए थे. अब मोस्टली सेक्रीफाइस किससे होते थे? केटल के. ठीक है, तो हाँ, अब ब्राह्मणास डोमिनेंस है, वर्ण सिस्टम अपना चल रहा है, और केटल जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी इन इंडिया, है ना, कि अब एग्रीकल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी. ओके, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. तो इसके कह सकते हो तुम कि अल्टरनेटिवली एक आइडियाज़ लेके आते हैं बहुत सारे नए नए थिंकर्स. अब देखो था क्या, एक तो केटल वाली बात हो गई कि ज़रूरत है एग्रीकल्चर करने के लिए, बट इनका सेक्रीफाइस हो रहा है. दूसरा क्या था? ब्राह्मणास डोमिनेंस इन द वर्ण सिस्टम, क्योंकि क्षत्रियास को लगता था कि हम इनसे ऊपर क्यों नहीं हैं, हम तो रूल कर रहे हैं, यही बस ऊपर क्यों रहे. ओके, तो बहुत से इस तरह के और भी फैक्टर्स थे जिसके कारण बहुत सारे नए नए थिंकर्स और आइडियोलॉजीज़ का जन्म होता है. लाइक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों को अगर देखोगे तो दोनों के जो मेन जो वो थे प्रोपेगेटर्स थे देव क्षत्रियास, है ना, वो किंग की फैमिलीज से बिलोंग करते थे. दूसरा सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, है ना. तो अब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो डेवलप होना स्टार्ट हो रही थी उसके हेल्प के लिए भी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. तो अब बहुत सारी चीज़ देखो, अब हमें मालूम है कि एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं. ऋग्वेद टाइम पीरियड पे पूजा होती थी मेजरली इंद्र, अग्नि, सोम की. द लेटर वैदिक में फिर बहुत सारे नए नए कह सकते हो तुम ट्रेडिशंस आ गए और बहुत सारे नए नए यज्ञ करने लगे हैं. लाइक अश्वमेध, राजसूया यज्ञ, चीफ्स और किंग्स जो जिनका लेवल अब बढ़ता जा रहा है वो लोग करने लगे थे. तो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन जो था वो हार्म कर रहा था सोसाइटी के लिए. तो उसके अल्टरनेटिव आइडियाज़ की तरह ग्रो होते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. और ये दोनों बात करते हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए. एक तो बात करता है मेजरली वर्ण सिस्टम की और एक बात करता है मेजरली नॉन वायलेंस की. ठीक है, नाउ
अब हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि धीरे धीरे जब टाउन्स एंड सिटीज़ ग्रो हो रही थी तो लोगों का टाउन्स में आना जाना बढ़ा फॉर ट्रेड पर्पजेस। तो जब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं दूसरों की कंडीशंस कैसी है, क्या वो लोग ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो सही है गलत है। जब डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुई, तो बहुत से मतलब न्यू क्वेश्चंस निकल के आते हैं लोगों के मन में। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं लोगों के मन में, और उससे फिर बहुत, अब ऊपर से देखो जो न्यू क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं इनको और ज़्यादा एड कौन दे रहा है? द न्यू आइडियाज़ लाइक अब उपनिषद्स वर बीइंग रिटन, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट है, जानना है उनको अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, रीबर्थ का कंसेप्ट क्या है, ये सब जानना है। दूसरा थिंकर्स की तरह है कि उनको अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी दुनिया को लेकर, है ना, और अल्टीमेट रियलिटी को जानना है। और बहुत से लोग अब वैदिक ट्रेडिशंस को भी निगलेक्ट करने लगे थे, क्वेश्चन करने लगे थे, राइट। तो इस तरह नए नए क्वेश्चंस फिर स्टार्ट हुए। अब होता क्या था कि जब बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आए तो मैंने बताया कि बहुत से डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे लोगों के बीच में सही गलत प्रूफ करने के लिए। तो वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस से ही तय होता था कि कौन सा आइडिया दूसरों को डोमिनेट करेगा। जो डिबेट जीता उसका आइडिया प्रोमिनेंट। तो थोड़ा अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो हमें मालूम चलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से कि इनिशियली देयर वर 64 स्कूल ऑफ थॉट्स, 64 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, लाइक बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बट लेटर हमें देखने को मिलता है कि डोमिनेंस रहती है केवल बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की। हाँ, एक आध और भी थे, लाइक मैं बता देता हूँ। एक तो थे अजीविकास एंड वन सेकेंड, एक थे लोकायतास। तो ये दोनों भी उतने कुछ प्रोमिनेंट थे नहीं, मेजरली जो थे वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तो इसका रीज़न है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब जितने भी 64 स्कूल्स ऑफ थॉट थे ना, इनके सबके जो लीडर्स थे ये ट्रैवल करते थे फॉर प्रोपेगेशन। अब इनको कोई दूसरी आइडियोलॉजी वाला मिला तो इनकी होती थी डिबेट्स। और डिबेट्स ऐसे ही नहीं कि राह चलते मिल रहे हो, कोई दिख गया रोड पे चलते थे तो वहीं बैठ के लड़ने लगे। नो, मतलब लड़ने लगे इन द सेंस कि ये भी समझ लेना कि ऐसे नहीं कि लात घुसा कुछ होता था। डिबेट्स इन द सेंस नॉर्मल जो व्यवहारिक डिबेट्स होती है ना, सब टाइप की, उस तरह की डिबेट्स होती थी। और इन डिबेट्स के लिए कुछ इस्टेब्लिश्ड सेंटर्स बनाए गए थे जिनको कहते हैं द कुतग्रशाला, कि ये एरिया रहेंगे, ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे डिबेट्स होंगी और लोग यहाँ पे आके सुना करते थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ए और बी के बीच में डिबेट हो रही है, इफ़ ए हार गया और बी जीत गया तो इसके लीडर और इसके फॉलोअर्स को अब इनकी बात माननी पड़ेगी और वो बन जाएंगे, डिवोटीज़ बन जाएंगे, है ना। तो ये सेक्ट बड़ा हो जाएगा अब। तो ऐसे बाकी सेक्ट्स जो 64 सेक्ट्स थे तो कुछ ख़त्म होते गए और डोमिनेंस बची 2-3 सेक्ट्स की ही। ठीक है ना। अब मेजरली अगर तुम देखो तो इन दोनों सेक्ट्स की डोमिनेंस हुई क्यों, अब थोड़ा उस पर बात कर लें। तो ये जो दोनों सेक्ट्स हैं, दे क्वेश्चनड द अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास। दे टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल एजेंसी टू रीच टू द गॉड, है ना। कोई मिडिल मैन वगैरह ये लोग नहीं चाहते थे। और और दे टॉक्ड बोथ टू मेन एंड वुमेन कि दोनों को लिबरेशन लेने का हक है और वो लिबरेशन उन्हें खुद से लेना पड़ेगा। ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट जो थे ये ब्राह्मणिकल फिलॉसफीज़ के अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल फिलॉसफीज़। ओके, लाइक जो उसमें क्या था कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती थी ब्राह्मणिकल फिलॉसफीज़ में, इंडिविजुअल एजेंसी नहीं थी, उसमें खुद की पर्सनल पहचान नहीं होती थी, उसमें पहचान होती थी बर्थ बेस्ड,
बर्थ बेस्ड, कास्ट बेस्ड, वर्ण बेस्ड, जेंडर बेस्ड, ये सब होता था उसमें, राइट। तो ये सब जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी उनको उनका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया इन दोनों आइडियोलॉजीज़ ने, इसीलिए इनका ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ा उस टाइम पे, लोग ज़्यादा इसको अडॉप्ट किए, लोगों ने ज़्यादा इसको फॉलो करना शुरू किया। ओके ना, अब देखते हैं अबाउट, वन सेकेंड ना, अब देखते हैं अबाउट फर्स्ट आइडियोलॉजी, फर्स्ट फिलॉसफी ऑफ महावीरा। तो टॉपिक का नाम है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। ओके, तो महावीर की जो फिलॉसफी थी उसको हम लोग कहते हैं दी जैना फिलॉसफी। अब जैनास की जो बेसिक फिलॉसफी होती है वो इफ़ अगर हम लोग देखें तो लोगों का मानना है कि इट एग्जिस्टेड बिफोर महावीरा। और जो लॉर्ड महावीर थे, ही वॉज द 24th तीर्थांकर इनके में वो कॉन्सेप्ट होता है जो इनके लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स। तो जो महावीर थे वो 24th थे। इसका मतलब इसके पहले भी 23 और लोग रह चुके हैं जो जैना फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हाँ, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था वर्धमान, लॉर्ड महावीर का, ठीक है। तो इनकी बेसिक फिलॉसफी बात करती है अबाउट दैट द होल वर्ल्ड इज एनिमेटेड, सब में ज़िंदगी है, ओके। इसीलिए किसी भी जीव को इंजरी नहीं पहुंचानी है, अहिंसा का फॉलो करना है, मतलब को फॉलो करना है, और अच्छे कर्म करेंगे तभी जो साइकिल ऑफ बर्थ है उससे फ्री हो पाएंगे। और इस साइकिल ऑफ बर्थ से फ्री होने के दो ऑप्शंस रहते हैं, अच्छे मतलब जो कर्म इम्प्रूव करने के हो गए, वो है एक हो गया एसेटिसिज्म और एक होता था पेनेस, मतलब वन सेकेंड, हाँ, मतलब एकदम अपने खुद की उसमें वर्ल्ड को छोड़ छाड़ के त्याग करके अपने, है ना, तपस्या वगैरह में लीन रहना, वर्ल्ड को रिनाउंस करना। तो इसके लिए करना क्या पड़ता था, सैल्वेशन इससे ही मिलती थी। इनका मानना था कि सैल्वेशन और जो या फिर जो लिबरेशन हुई वो इससे मिलती है, ठीक है ना। इनके जो जैनास के मॉन्क्स और नन्स रहते थे, मॉन्क्स एंड नन्स, ये इफ़ इनको जैना में फॉलो करना है। अब देखो, जैना में एक वो भी होता था कि मतलब रूल ऐसा भी था कि इफ़ तुम्हें जैना मंक या फिर नन बना, तुम्हें मोनास्टिक एग्जिस्टेंस में सर्वाइव करना पड़ेगा, मतलब तुमको वर्ल्ड रिनाउंस करके अलग से रहना पड़ेगा, अलग से जो मोनास्ट्रीज वगैरह रहती थी उनमें, है ना, दूर कहीं सोसाइटी समाज से दूर ना। सो इनको 5 वोज लेने पड़ते थे इफ़ इन्हें मंक बनना है। पहला, दैट दे शुड एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को मार नहीं सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, कुछ चुरा नहीं सकते हैं, दे हैव टू फॉलो कैलिबेसी, जिसको कि कहा जाता है कि महावीर ने ऐड किया था, लॉर्ड महावीरा ने। एंड 5th इज दिस शुड नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी। तो ये 5 वोज होते थे जो जैनाज मंक्स और नन्स को लेने पड़ते थे, है ना, टू ज्वाइन मोनास्ट्रीज या फिर उसके अगर मोनास्ट्रिक एग्जिस्टेंस करनी है इफ, तो है ना। ना अब अगला हमारा टॉपिक है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ देख लेते हैं। ओके, सो जैनिज्म में क्या था, जो जैना स्कॉलर्स थे, इसके अगर थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करें जैनिज्म के बारे में, तो बहुत से जैना स्कॉलर्स दे कलेक्टेड और दे रोट द वेल्थ ऑफ लिटरेचर, है ना। और इनके लिटरेचर थे बहुत से लैंग्वेज में, लाइक संस्कृत जो एलीट लैंग्वेज होती थी, लाइक प्राकृत जो कि लोकल कॉमन लैंग्वेज होती थी, एंड इन तमिल एज वेल, ठीक है।
और इनके पास खुद की लाइब्रेरीज भी रहती थी जो जैना टेम्पल्स के आसपास ही उनको अटैच करके बनाया जाता था। ठीक है, और एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है इनके स्टोन स्कल्पचर्स जो कि बनाते थे इनके डिवोटीज ऑफ तीर्थांकर्स। ठीक है, तो ऐसे स्प्रेड ऑफ जैनिज्म ज़्यादा मतलब हमें देखने को मिलता है। इनके वेल्थ वगैरह पढ़ के, वेल्थ ऑफ लिटरेचर जो है इनके पास, उसको पढ़ के आइडिया लगता है कि जैनिज्म कितना हद तक डोमिनेट करता था पहले की सोसाइटी में। ओके, नाउ हमें देखना अबाउट द सेकंड आइडियोलॉजी विच इज़ बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। ओके, ना सो अब जैना का मैसेज हमने देख लिया, जैनास का। अब देखते हैं कि बुद्धिज़्म में क्या मैसेज थे। गौतम बुद्ध थे, उनका क्या मैसेज था, बुद्धाज मैसेज। तो पहले देख लो कि बुद्धिज़्म का एक्सटेंट कितना है। तो बुद्धिज़्म का अगर हम लोग एक्सटेंट देखें कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला है फ्रॉम सेंट्रल एशिया, पूरे मतलब इंडिया से गया सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान, है ना। सेंट्रल एशिया देखो, सेंट्रल एशिया यहाँ पड़ता है, लाइक ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, यहाँ पे कुछ पड़ता है सेंट्रल एशिया। इसके बगल में फिर पड़ेगा चाइना, देन इधर दो पेनिनसुला में पड़ जाएंगे अपने कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे जापान। तो ये पूरा एरिया कवर करता है। और ये तो सिर्फ मतलब एशिया के ऊपर वाले पोर्शन, साउथ एशिया के ऊपर वाले पोर्शन में हो गया। और थोड़ा उसके नीचे देखो तो श्रीलंका से होते हुए फैला है फ्रॉम म्यांमार टू थाईलैंड टू इंडोनेशिया, है। तो नीचे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट था इसका, मतलब कि सब कॉन्टिनेंटल से बड़ा कॉन्टिनेंटल साइज़ का था इसका जो एक्सटेंट था उस टाइम पे। ओके, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी रही होगी इनकी। सिर्फ हमें इनका रिकन्स्ट्रक्शन करना है। तो रिकन्स्ट्रक्शन हमने किया इनका, मतलब इस पूरे बुद्धिस्ट मैसेजेस, इनके इसका रिचनेस थी, वेल्थ में क्या कैसा था, उसका रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, जो इनके टेक्स्ट थे, एंड फ्रॉम द हेजियोग्राफीज़। अब हेजियोग्राफीज़ होती थी जनरली बायोग्राफीज ऑफ द सेंट्स, है ना। लिख देता हैं यहाँ पे, सेंट्स बायोग्राफीज वर कॉल्ड हेजियोग्राफीज। ठीक है, तो इससे हमें मालूम चलता है, फिर कंस्ट्रक्शन हमने किया तो इससे हमें बैक स्टोरी मालूम ये चल रही है कि सिद्धार्थ करके एक रूलर, मतलब एक तरह से सन थे ऑफ अ चीफ ऑफ साके क्लैन। ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हो शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग थी, मतलब हर तरह के सुख वगैरह दे रहे हैं खाने पीने के लिए, मतलब हर तरफ जॉय है, जॉयस कंडीशन है। कहीं पे उनको सौरो देखने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो फिर ये वर्ल्ड को अनाउंस करके बहुत बड़े सब तो सेंट बनेंगे। तो इनके पिता चाहते नहीं थे कि ये वर्ल्ड को अनाउंस करें, इसलिए इनको कहीं पे सौरो नहीं दिखाया गया। ओके ना, अब एक दिन होता क्या है कि ही वेंट टू सिटी, मतलब एक तरह से एक दिन अपने वो सिपाही को बोलकर उसके साथ जाते हैं थोड़ा टूर पे अपने शहर वगैरह घूमने। तो इनको मालूम चलता है अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद ये फैसला लेते हैं टू रेनाउंस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये स्टोरी है, मतलब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलती है, बाकी इसका कुछ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फिर रिनाउंस करने के बाद खुद को बॉडीली बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, है ना, मॉर्टिफिकेशंस, बहुत पेन देते हैं दोनों साइड से। मतलब एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट, जो जैसे जैनास की फिलॉसफी है ना कि एक्सट्रीम पेनिन्स एंड एसेटिसिज्म फॉलो करना है टू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ।
वैसे इन्होंने भी ट्राई किया खुद को एक्सट्रीम कह सकते हो पेन देने का, बट ये सब करके इन्हें मालूम चला कि इससे कुछ नहीं होता है, वी हैव टू फॉलो अ मध्यम मार्ग। तो बुद्धिज़्म फिलॉसफी देती है एक आइडियोलॉजी ऑफ मिडिल पाथ, है ना, मध्यम मार्ग। और मध्यम या फिर मीडियम मिडिल पाथ फॉलो कर बुद्धा जो होते हैं वो होते हैं एनलाइटेंड, और एनलाइटेंड को ही कहते थे उस टाइम पे उस लैंग्वेज में बुद्ध। और फिर ये फिलॉसफी देते हैं धम्म की, धम्म, है ना, जिसका मतलब है द पाथ ऑफ राइचियस लिविंग। ओके, नाउ अब थोड़ा देखते हैं अबाउट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा एनलाइटेंड तो हो गए, अब इन्होंने टीचिंग्स क्या दी, मैसेजेस क्या दिए, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा अगर देखें तो हमें जो है क्या कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, अब हमें ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो हम थे नहीं, ना हिस्टोरियंस थे, तो वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर। और उसमें कुछ लिटरेचर्स हैं जिनको बोलते हैं द त्रिपिटका, फिर त्रिपिटकास। इसमें आते हैं टोटल 3 बुक्स या फिर 3 काइंड्स ऑफ लिटरेचर, 3 काइंड्स ऑफ लिटरेचर, जिसमें एक है सुत्त पिटाका जो कि कंटेन करता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एक है अभिधम्म पिटाका जो कि डील करता है फिलोसॉफिकल मैटर्स से, है ना, सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका, और एक था विनय पिटाका, विनय पिटाका, ठीक है ना। सो अब बुद्धिज़्म की टीचिंग्स हैं वो हमें मिलती हैं फ्रॉम द सूत्र पिटाका, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं। तो सूत्र पिटाका में बताया गया है कि बुद्धा जो थे वो कन्विंस करते थे लोगों को, दुनिया को, बाय रीज़न एंड परसुएशन, है ना, मतलब एक तरह से इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच थी, रीजनिंग देकर लोगों को कन्विंस करते थे। और इनकी फ़िलॉसफी ये है कि जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, जिसको इनकी लैंग्वेज में कहा गया अनिका, एंड इट्स कंस्टेंटली चेंजिंग, ये फिक्स नहीं रहती, चेंज होता रहता है, ठीक है। सो इससे ये पता लगता है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, जो बुद्धा ही कहना चाह रहे हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट। इसीलिए हाँ, अब पहले दूसरी चीज़ समझ लो, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ें कहते हैं कि सॉरो मतलब कि जो दुख है, इट इज़ अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और दुख आता है इफ़ हम कोई अपनी अटैचमेंट को खो देते हैं, राइट। तो इसलिए बुद्धा कहते हैं कि इफ़ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, तो किसी से अटैचमेंट इतनी रखनी ही नहीं है कि उसको खोने पे हमें सॉरो हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फॉलोइंग द मॉडरेट पाथ, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, एक्सट्रीमिस्ट इन द सेंस कि इतना किसी से अटैच भी नहीं होना इतना एक्सट्रीम लेवल पे, मॉडरेट पाथ को फॉलो करना है, ना कि सीवियर पेनेंस वगैरह पे जाना है ना। मॉडरेट पाथ करने से ही इंसान को क्या मिलता है, सैल्वेशन, ठीक है। तो ये बुद्धा की आइडियोलॉजी थी। अब वो 1 सेकेंड, हाँ, सो बुद्धा में और भी चीज़ें कुछ मतलब उस टाइम के लिए कुछ मैसेजेस दे के भी गए थे। लाइक बुद्धा कहते थे कि जो सोशल वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड मतलब कि सोसाइटी, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम एंड ऑल, ऊंच नीच एट्सेट्रा, ये है ह्यूमन क्रिएशन। इसीलिए किसी को भी एक प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान ने ऐसा बना के भेजा है। नो, ये एक ह्यूमन क्रिएशन था, कोई भगवान ने किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं भेजा है। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते थे फ्रॉम किंग्स एंड गृहपतीज मतलब कि जो बड़े लैंड ओनर्स हो गए, कि थोड़ा ह्यूमेन रहें अपने निचले लेवल के वर्कर्स से, राइट। और वो कहते थे कि हमें खुद से इंडिजीनियस या फिर इंडिविजुअल कह सकते हो, इंडिविजुअल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि हम ये जो सोशल रिलेशंस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें, सोशल रिलेशंस को इक्वल कर सकें, ठीक है। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड
he emphasized individual agency और प्लस righteous actions या फिर righteous actions जो लिखना हो, जिसको हम लोग देख के आए, इसका नाम था धम्म। इनको फॉलो करने से क्या होगा, हम जो बर्थ की साइकिल है उससे खुद को फ्री कर पाएंगे, जो कि जैनिज्म में था कि एक्सट्रीम पेनिंस एंड एसेटिसिज्म से हम खुद को फ्री कर पाएंगे। बुद्धिज्म में वो है बाय फॉलोइंग मिडिल पाथ, इंडिविजुअल एजेंसी एंड बाय डूइंग राइट एक्शंस, है ना। वी कैन गेट अवरसेल्फ फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, ठीक है, जिसको कहते हैं निर्वाणा, या फिर उस टाइम के प्रकृत लैंग्वेज में बात करो तो निब्बना। ओके, नाउ हम देखते हैं अबाउट सम फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स का क्या हुआ, कैसे वो लोग अब उन्होंने उनकी थिंकिंग, उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। सो बुद्ध की एक स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स की बॉडी हुआ करती थी, जिसको कहा जाता था संघ। वन सेकेंड, हाँ, जिसको कहा जाता था संघ, ठीक है। और इस संघ में जितने भी लोग थे, दे वर कॉल्ड द टीचर्स ऑफ धम्मा। उनकी ड्यूटी थी कि उन्हें राइटियस एक्शंस के बारे में, धम्म के बारे में पढ़ाना है। एंड दे वर कॉल्ड भिक्खूज, क्योंकि वो भीख वगैरह मांग कर जिंदा रहते थे, उससे खुद की लाइफ सस्टेन किया करते थे। तो ये बॉडी ऑफ डिसाइपल में इनिशियली देयर वर मेन ओनली, इनिशियली देयर वर ओनली मेन, बट लेटर एक आनंद करके डिसाइपल थे बुद्धा के, उनके कहने पे वुमेन की एंट्री भी इसमें इंश्योर की गई, ठीक है। और देन यहाँ से वुमेन बनने लगी भिकुनी, जैसे कि मेन बन रहे थे भिक्खूज, वुमेन बन रहे थे भिकुनीज, एंड दे वर ऑल्सो कॉल्ड थेरीज। मतलब कि अब हाँ, एक चीज़ और, मतलब एक तरह से टीचर्स जो हो गए। सो एक चीज़ और, जो फर्स्ट भिकुनी बनी थी, फर्स्ट भिकुनी वॉज द महा प्रजापति गौतमी, हु वॉज द फोस्टर मदर ऑफ बुद्धा, ठीक है। नाउ अब इनके जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स के बारे में अगर बात करें, तो इनके जो फॉलोअर्स थे, दे वर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सब अलग अलग ग्रुप्स थे। मेजरली लोअर कास्ट, लोअर क्लासेस हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म बात ही उनके मतलब फेवर में कर रहा है, और ये डिनाई कर रहा है वैदिक ट्रेडिशंस, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को, जो कि अपर कास्ट और अपर क्लास हुआ करते थे, ठीक है। और इसमें ऑल व इक्वल, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। और इनके जो संघ थे, जिसमें सब लोग रहते थे, जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, उनका उस संघ का इंटरनल फंक्शन होता था लाइक गनाज और संघाज, जो भी प्रोनाउंशिएट करना है, मतलब की तरह से रिपब्लिक थे वो, जिसमें वोटिंग हुआ करती थी, है ना। मतलब सबसे पहले तो कॉमन कंसेंसस बिल्ड करने का ट्राई करेंगे कि सब लोग मान जाएं। इफ़ नहीं मानेंगे, देन वोटिंग होती थी उस मैटर पे, और ज़्यादा लोगों की सहमति वाले डिसीजन को अडॉप्ट किया जाता था। तो इनका इंटरनल फंक्शनिंग ऐसे होती थी, ठीक है। नाउ अब जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई, इवन आफ्टर बुद्ध, डेथ ऑफ बुद्ध। अब इसके रीज़न्स क्या थे? इसके रीज़न ये है, पहले कि इन्होंने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, मतलब एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दी फ्रॉम टू वैदिक ट्रेडिशंस और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस। इन्होंने इम्पोर्टेंस दी टू कंडक्ट एंड वैल्यूज़, जो कि यूनिवर्सल नेचर की हो जाती हैं, कि हमें इनको तो ठीक रखना ही है। इन्होंने बर्थ एंड रीबर्थ वाले पॉइंट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न था द एम्फेसिस ऑन फेलो फीलिंग
मतलब सबको अपने तरह से देखना, अपना समझ के देखना, विच वॉज नोन एज मेट्टा और मित्ता। एंड सेकेंड इज फेलो फीलिंग के साथ साथ करुणा, मतलब कि कंपैशन। तो ये दोनों चीज़ों ने क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट किया। इसीलिए बुद्धिज़्म बुद्ध की डेथ के बाद भी और तेज़ी से ग्रो किया। ठीक, तो ये हमारे आइडियाज़ तो कवर हो गए लगभग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के दोनों। अब हमें देखना है अबाउट वन सेकेंड, हाँ, अब हमें देखना है अबाउट सम बिल्डिंग्स, है ना। हमने क्या क्या देख लिया, लाइक चैप्टर का नाम क्या क्या था, चैप्टर का नाम था थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। तो थिंकर्स के बारे में हमने देख लिया, बिलीफ्स उनके हमने समझ लिए। अब हमें देखना है अबाउट बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, ये सब, ठीक है। सो मेजर बिल्डिंग्स जो थी, जो बुद्धिज़्म के टाइम पे एक तो हो रही थी, वो थे द स्तूपास, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपास, ठीक है। तो स्तूपास क्या हुआ करते थे, अब स्तूपास होते थे एक तरह से बुद्धिज़्म में धीरे टाइम के साथ होता क्या था कि डायलॉग वगैरह जो होते थे, है ना, हर चीज़ को, डायलॉग्स एंड लिटरेचर, हर चीज़ को प्रिजर्व करके एक कह सकते हैं उनका प्लेसेस और स्कल्पचर्स वगैरह को सेक्रेड मान के उस जगह पर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था, है ना। और बुद्धा के बहुत सारे जो कह सकते हो स्कॉलर्स होते थे, वो बहुत सारी जगहों को सेक्रेड वो करते थे, किया करते थे कि ये जगह जो है सेक्रेड टाइप की है, यहाँ पे ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई स्पेशल ट्री मिल गया, कोई यूनिक रॉक मिल गया, है ना, कोई नेचुरल सीनिक ब्यूटी देखने को मिल रही है, तो वो उस प्लेस को सेक्रेट मान लिया करते थे और उस जगह पे अपने कह सकते हो कि स्कल्पचर्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, स्मॉल श्राइन्स बना दिया करते थे, जिनको कहा जाता था चैत्यास, ठीक है। स्मॉल श्राइन्स बनाया करते, इनको चैत्यास कहते थे, ठीक है ना। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं अबाउट वेरियस चैत्यास, देयर वर सेवरल चैत्यास and there were various important places in various important places in relation to Buddha's life। अब बुद्धा की लाइफ के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन से थे उनके फॉलोअर्स के लिए। पहला था लुम्बिनी जहाँ बुद्धा का जन्म होता है। दूसरा था बोध गया जहाँ उनको एनलाइटनमेंट मिलता है। तीसरा था सारनाथ जहाँ उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया आफ्टर बीइंग एनलाइटेंड। एंड एक था कुशीनगर जहाँ पे उनका निब्बना या फिर महापरिनिब्बना हो रहा है ना, मतलब सैल्वेशन मिल रही है उनको। तो ये था बर्थ, ये था एनलाइटनमेंट, ये था फर्स्ट सरमन और ये था निब्बना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे बुद्धास के लाइफ को लेकर और इन सब जगहों को चैत्यास की तरह डिफाइन किया जाता है। और ये चैत्यास एक तरह से कह सकते हो कि तो चिता को रेफर करता है या फिर हो सकता है उस टाइम पे कोई और ऐसा वर्ड रहा हो सेक्रेट प्लेस के लिए, उनको चैत्यास कहते थे। तो वहाँ स्मॉल श्राइन्स बनाई जाती थी, ठीक है। अब होने क्या लगा कि ये श्राइन्स तो बनाई जाती थी बट स्तूपास क्यों बनाए जाते थे? वाई वर स्तूपास बिल्ट? तो जो बुद्धा और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रेलिक्स हुआ करते थे, रेलिक्स है ना, जो उनके इंपॉर्टेंट सामान हो गए, कुछ उनके पहने हुए कपड़े हो गए, इन सब को बरीड मतलब कह सकते हो दफनाया जाता था। और इनको दफना कर वहाँ पे माउंट्स बना दिए जाते थे, सर्कुलर माउंट्स, स्फेरिकल माउंट्स। और इन्हीं माउंट्स को स्तूपा कहते हैं। अब एक चीज़ और, ये नहीं, इससे मतलब नहीं हो जाता कि स्तूपास कंसेप्ट जो है वो बुद्धिज़्म का कंसेप्ट है, नहीं, ये इसके पहले भी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं कि इनके आने के बाद स्टार्ट हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। तो ऐसा कंफर्मेशन भी नहीं है कि उसके पहले का ही है, बट ऐसा माना जाता है कि ये स्तूपास का कंसेप्ट है तो इट मे बी प्री एग्जिस्टिंग ऑफ देन प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। देन इसको बाद में क्या किया, एसोसिएट करने लगा फ्रॉम बुद्धिस्ट और बुद्धिज़्म, ठीक है। अशोक वदना करके एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बताया गया है कि कैसे बुद्धास के रेलिक्स को
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, इन इम्पॉर्टेंट टाउन्स बाय अशोक, और फिर वहाँ पे स्तूपास बनाए गए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट टाउन्स कौन कौन से थे? ये इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे भरूच, सांची, सारनाथ एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह स्तूपास का जन्म होता है। देन दूसरा है कि स्तूपास बनाए कैसे जाते थे, हाउ वर द स्तूपास बिल्ट, ठीक है। तो स्तूपास बनाए जाते थे। सबसे पहले तो होता क्या था कि स्तूपास बनाने के लिए फंडिंग चाहिए, है ना, तो पैसा चाहिए ना, कुछ इतने बड़े मटेरियल्स, अलग अलग रिलिक्स रख रहे हो अलग अलग जगह पे, और बहुत बड़े बड़े माउंट्स बना रहे हो, तो फंडिंग कौन देता है इनको बनाने के लिए? क्योंकि वो बुद्धिस्ट तो जो संघ वाले हैं वो लोग तो भिकुनीज हैं, है ना, वो तो भीख वगैरह पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें मालूम चलता है, इफ़ हम लोग देखते हैं रेलिंग्स एंड पिलर्स को अगर हम लोग देखें ऑफ स्तूपास, तो हमें पता लगता है उनमें इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, और उन इंस्क्रिप्शंस में जो उस स्तूपा को बनाने के लिए लोगों ने पैसे दिए, डोनेशंस दिए हैं, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब कि जो ये स्तूपास बनाए जाते थे इसके लिए बहुत से किंग्स, टेम्पल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और लोग पैसा या फिर डोनेशंस दिया करते थे। इससे हमें मालूम चलता है कि सतवाहनाज ने डोनेशन दी है, बहुत से गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स ने डोनेशन दी है, बहुत से इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन ने डोनेशन दी है, और बहुत से भिकूज और भिकुनीज, उनके पास थोड़ा बहुत जो भी होता था उन्होंने भी डोनेशन दी है इनको बनाने के लिए, बनवाने के लिए, ठीक है। अब एक जो गिल्ड आइवरी वर्कर्स का गिल्ड था, इन्होंने एक पूरा गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, इसको मतलब फाइनेंस किया था बनवाने के लिए। और बहुत बार होता गया था कि मेन वेमेन जो आते थे अपने डोनेशन देने, ये अपने फैमिली रिलेटिव्स एंड ऑल का नाम लिखवा के जाया करते थे, ठीक है ना। अब देखते हैं स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपास, तो स्ट्रक्चर स्तूपा कुछ ऐसा था कि हाँ, सबसे पहले देखो स्तूपा क्या होता है। स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक हीप या फिर उठा हुआ एरिया। लाइक ऐसा कोई लैंड है इसमें जो उठा हुआ एरिया होता है, इसको बोलते हैं स्तूपा, ठीक है। तो इसका ओरिजिनेट मतलब कह सकते हो हुआ था इनिशियली। स्तूपा ओरिजिनेट होता है एज अ सेमी सर्कुलर माउंट, लाइक ऐसे प्लेन लैंड पे ऐसे उन्होंने सेमी सर्कुलर माउंट उठा दिया, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसको या फिर ऐसे बना देता हूँ मैं, अरे रहने दो ऐसे, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर माउंट सिंपली इतना बनाया गया, जिसको कहते थे अंडा या फिर अंडा, जो भी कहना हो, ठीक है। लेटर धीरे धीरे टाइम के साथ होता क्या है, जब इकॉनमी बढ़ती है, फैंटेसीज लोगों की बढ़ती हैं, डिज़ाइनिंग बढ़ती है, आर्किटेक्चर बढ़ता है, तो इस पर और भी बहुत सारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऐड किए गए। लाइक स्तूपा के ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐड किया गया हार्मिका, जो कि रिप्रेजेंट करता था द अबोर्ड ऑफ गॉड्स, ओके। हार्मिका के मतलब कह सकते हो ऊपर एक कह सकते हो यष्टि बनाई जाती थी, इसके ऊपर एक और चीज़ बनाई जाती थी यष्टि, जो कि कह सकते हो तुम ढकी हुई होती थी फ्रॉम अ छतरी, और ये है यष्टि, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती थी। इसके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन से पूछता है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बताओ। तो सबसे पहले आता है अंडा, देन आएगा हार्मिका विच रिप्रेजेंट्स द अबोर्ड ऑफ गॉड, देन आता है यष्टि, एंड देन आती है छतरी सबसे ऊपर, ठीक है ना। जो रेलिंग्स और माउंट्स हुआ करते थे
अब देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया है स्तूपा का, ये ऐसा हुआ, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं बल्कि, हाँ। अब इसके ऊपर रहेगी एक हार्मिका, हार्मिका के अंदर रहे कोई मूर्ति टाइप का, फिर कुछ भी जिसको बोलते हैं यष्टि, और इसके ऊपर रहती थी एक छतरी, ठीक है। देन एक चीज़ और होती थी कि इस स्तूपा के चारों तरफ रेलिंग्स बनाई जाती थी, है ना, और इसके चारों तरफ एक एक गेट हुआ करते थे। एक गेट यहाँ होता था, एक गेट यहाँ होता था, एक गेट यहाँ, और एक गेट जस्ट पीछे उस साइड पे होता था, ठीक है। तो 4 गेटवेज वर देयर। स्तूपास में 4 गेट्स हुआ करते थे जो कार्डिनल पॉइंट्स पे होते थे। जो एंट्री होती थी वो होती थी ईस्टर्न गेट से, है ना। ईस्टर्न गेट मतलब ये वाला गेट, ईस्टर्न गेट से एंट्री होती थी। देन एक तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वहाँ से यहाँ ऐसे करके पूरा एक रोटेशन लगाया जाता था, ठीक है। और मतलब जिसको कहते थे परिक्रमा, जो मतलब डिवोटीज थे उनके लिए बता रहा हूँ क्या क्या करते हैं स्तूपा में, परिक्रमा करते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, जिसमें वॉल उनके राइट हैंड साइड पे रहती थी। तो ये पूरा स्तूपा का स्ट्रक्चर हो गया आपने ना। अगला टॉपिक है अबाउट डिस्कवरिंग द स्तूपास। डिस्कवरिंग द स्तूपास, अब स्तूपास के बारे में मालूम कैसे चलता है, तो ये टॉपिक जो है हमारा, ये हम देखने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, है ना। लेक्चर में बाकी पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसमें हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं कुछ हिस्टोरियंस ने कैसे फिगर आउट किया अबाउट द स्तूपास, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।